हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शेयर और डिवेंचर के डिफरेंस के बारे में, है ना। और भी टॉपिक्स करेंगे। देखिए, आइए शुरू करते हैं। शेयर का क्या मतलब है? अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, इंटरेस्ट इन कॉरपोरेशन। जबकि डिवेंचर क्या है? अ सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट डेट है। ठीक है। उसके बाद नेचर की बात है, कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल फंड और कंट्रीब्यूट टू द लोन फंड। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ होल्डर, कंसीडर द ओनर एंड हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। देखिए, जो शेयर होल्डर होता है ना, जिसने कंपनी के शेयर को परचेज किया है, वो कंपनी का ओनर होता है और वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको राइट होता है। ठीक है। जबकि जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर है और उसको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते कंपनी में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिटर्न। शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर जो है वो, उसको कंपनी की तरफ से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है शेयर पे। जबकि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिटर्न। डिवेंचर्स आर पेड आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट एंड माई और सर एंड में फ्लक्चुएट। तो जो डिविडेंड्स हैं वो कैसे पे किए जाते हैं? जो भी सरप्लस प्रॉफिट होता है ना, उस सरप्लस प्रॉफिट में से जो है वो डिविडेंड को पे किया जाता है ना। और ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है डिविडेंड आपका। जबकि देखिए, ध्यान से यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इंटरेस्ट होता है, चाहे हमारे पास कंपनी के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, है ना, इंटरेस्ट जो होता है डिवेंचर पे वो पे करना पड़ता है और जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है ना। नेक्स्ट है श्योरिटी ऑफ रिटर्न्स, है ना, कि नो एजम्पशंस ऑफ डिविडेंड्स ऑन टाइमली इंटरवल्स, है ना। कि देखिए, ये जो शेयर्स पे जो मिलने वाला रिटर्न है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती, कोई श्योरिटी है ना, श्योरिटी नहीं होती है ना। इस बात के लिए जो है श्योर नहीं है कि जो डिविडेंड मिलता है शेयर के ऊपर, है ना, उस बात का कोई एजेंश्योरेंस नहीं होता कि वो टाइमली इंटरवल्स पर मिल ही जाएगा। जबकि डिवेंचर पे जो रिटर्न मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना। और उसकी गारंटी होती है कि वो इंटरेस्ट जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। उसके बाद है रिफंड। नो रिफंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की लाइफ टाइम में जो है शेयर कैपिटल को वापस नहीं किया जाता है। जबकि जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी रिडम्पशन कंपनी की लाइफ टाइम में हो जाती है। ठीक है। रिडम्पशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन स्पिकुलेटेड पीरियड। रिस्क, वेरी रिस्की एज अनसिक्योर्ड। ठीक है। और डिबेंचर्स ये लिटिल रिस्की एज सिक्योर्ड विद एसेट। तो जो आपके शेयर्स होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। ठीक है। और जो डिवेंचर्स होते हैं वो कम रिस्की होते हैं, क्योंकि जो डिवेंचर्स है वो कंपनी की एसेट से सिक्योर होते हैं, जबकि शेयर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर है रेट ऑफ रिटर्न। बेटर रिटर्न्स व्हेन शेयर प्राइजेस राइज एंड वाइस वर्सा। फिक्स रिटर्न्स दैट आर जनरली लोअर इन प्रोपोर्शन। देखिए, बेटर रिटर्न्स व्हेन शेयर प्राइस, देखिए अगर शेयर का प्राइस हाई चला जाता है ना, शेयर के दाम बढ़ जाते हैं, तो जो शेयर होल्डर को मिलने वाली जो रिटर्न है यानी कि जो डिविडेंड है वो भी बढ़ जाएगी, बेटर हो जाएगी, है ना। इन केस अगर शेयर प्राइस जो है लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो रिटर्न भी जो है उस पे शेयर पे लो मिलेगा। जबकि डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड रिटर्न होता है उसका, है ना। और वो जनरली जो है वो लो होता है इन केस ऑफ शेयर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ रिफंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। shareholders are paid after repayment of debentures holder, जबकि debentures holder are paid before the shareholder. नेक्स्ट है कन्वर्शन कैन नॉट बी। देखिए, शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि एक डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, ये है इसका डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और भी दिए हैं, बाय बैक।
तो शेयर्स कैन बी बॉट बैक बट ओनली अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्री कंडीशंस। तो एंड डिवेंचर्स कैन बॉट बैक विदाउट एनी फुलफिलमेंट ऑफ प्री कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है फोर फीचर। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड अपॉन फेलियर टू अलॉटमेंट एंड कॉल। अगर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम कॉल मनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं करते हैं तो शेयर फोरफिट हो जाते हैं। और डिवेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड, डिवेंचर्स को फोरफिट नहीं किया जा सकता अपॉन फेलियर टू पे कॉल मनी। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू। रिस्ट्रिक्शंस टू बी फुलफिल्ड एज इन सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। जो भी हमारी ये जो दो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ना, वो फुलफिल होनी चाहिए अगर हमने डिस्काउंट पे शेयर को इशू करना है तो। जबकि जो डिवेंचर के केस में अगर हमने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करना है तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, एक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, एक कंपनी जो है वो डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। ठीक है, सो ये डिफरेंस था। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इन द बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट में डिवेंचर्स को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिवेंचर जो है वो कंपनी के लिए क्या है, बोरोइंग्स है, यानी कंपनी का एक लोन है। तो ये कंपनी के लिए क्या हुई, एक लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। सो दे आर शोन इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट, है ना, ऑफ द बैलेंस शीट। तो उसको इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में जो है बैलेंस शीट की दिखाया जाता है। डिवेंचर्स में बी ट्रीटेड एज आइदर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जो डिवेंचर होता है स्टूडेंट, उसको या तो आप नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी में शो कर सकते हैं, है ना। ये डिपेंड कैसे करेगा, ये डिपेंड करेगा अपॉन द डेट ऑफ इशू एंड द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो इस डेट ऑफ इशू और रिडम्पशन ऑफ भाई कब हमने इसको इशू किया डिवेंचर को और कब हम इसको रिडीम कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर ये बात निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि हम डिवेंचर्स को नॉन करंट लाइबिलिटी में रखेंगे या फिर करंट लाइबिलिटी में रखेंगे। ठीक है, सो देखिए अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आ भी जाता है पेपर में कि डिवेंचर्स व्हेन ट्रीटेड एज ए नॉन करंट लाइबिलिटी। जब हम डिवेंचर को नॉन करंट मानेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है, जिसकी पेमेंट जो है वो विद इन 12 मंथ्स नहीं होती है ना, जिसकी पेमेंट जो है वो जो है आफ्टर 12 मंथ्स होती है, वो नॉन करंट मानी जाती है। सो व्हेन डिवेंचर्स आर ड्यू for redemption after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle. So debentures are shown in the balance sheet under the head non-current liabilities and subhead long-term borrowings. तो अगर डिवेंचर्स की जो रिडम्पशन है वो 12 महीने के बाद हो रही है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, या आफ्टर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रही है, तो हम डिवेंचर को शो करेंगे बैलेंस शीट में अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। देखिए डिवेंचर को कब इशू किया जा रहा है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2017 को, और उस और जो है वो रिडीमेबल है 31 मार्च 2023 को, है ना, और हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 18 मंथ का है। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि जो इशूड डेट कौन सी है ना, नोट करते जाइए। इशूड डेट यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 की है। उसके बाद ये रिडीम कब हो रहे हैं, रिडीमेबल हो रहे हैं ये ऑन 31 मार्च 2023 को। दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी, और तीसरी बात आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी देखना पड़ेगा जो कि 18 महीने का है। ठीक है, सो इन द बैलेंस शीट दीज डिवेंचर्स विल बी शोन अंडर द हेड non-current liabilities and subhead long-term borrowings. Okay, the non-current liabilities और subhead long-term borrowings में इसको शो किया जाएगा। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि सारथी लिमिटेड
हैज आउटस्टैंडिंग 20,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, है ना, एट 1 अप्रैल 2017। ये आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, मतलब ये पहले से पड़े हैं कंपनी के पास 1 अप्रैल 2017 को, और इसकी जो रिडम्पशन है वो 31 मार्च 2023 को हम करेंगे, है ना, मतलब ये रिडीम होंगे 31 मार्च 2023 को। और जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 18 मंथ का है। तो और इन द बैलेंस शीट, है ना, इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, the debenture will be shown as long term borrowings under non current liabilities because debentures are redeemable after 31 मार्च 2019। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है इसने, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ध्यान से आप इस बात को समझना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिवेंचर की जो रिडम्पशन है वो 31 मार्च 2019 के बाद होगी, है ना, इसलिए, है ना, क्यों, 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। देखो जो आपकी डेट ऑफ बैलेंस शीट है वो है 31/3/18 की, ठीक है। अगर आप 31/3/18 की बैलेंस शीट है ना, और जो नेक्स्ट ईयर है आपके नेक्स्ट 12 मंथ जो बनते हैं वो बनते हैं अप्रैल से लेकर के, है ना, मार्च तक, है ना, मार्च यानी कि 31/3/19। सो स्टूडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर आप देखें, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं 31/30/19 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक की, तो यहाँ पे आपके ये 12 मंथ बनते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। पर इसकी जो रिडम्पशन है वो तो 23 में है ना, 2023 31 मार्च को ये रिडीम हो रहे हैं, जो कि काफी लंबा गैप है ना, ठीक है। मतलब इसकी रिडम्पशन जो है वो 1 अप्रैल 2018 टू 31/3/2019 के बीच में नहीं हो रही है, वो 31/3/19 के बाद हो रही है, जैसा कि यहाँ पे ये लाइन मैंने हाईलाइट की है। ओके, तो 12, तो इसकी जो रिडम्पशन है 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट हो रही है, एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रही है, यानी कि 30 सितंबर 2019 के बाद, ठीक है, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल भी नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है। सो इन द बैलेंस शीट हम इसको कैसे शो करेंगे, अब वो आप देखिए, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूँ कि आपको डेट ऑफ इशू देखनी पड़ेगी, उसके बाद रिडीमेबल डेट देखनी पड़ेगी, है ना, ठीक है, और उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल भी आपको देखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे बोला गया था कि अगर डिवेंचर की जो रिडम्पशन है वो 12 महीने के अंदर होगी फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि 12 महीने के बाद हो जाती है, और ऑपरेटिंग साइकिल और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, है ना, ओके जी। तो डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, जबकि इस केस में यहाँ पे ऐसा फिर से बता रहा हूँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, जैसे देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ सारथी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018, है ना, ऐसे बैलेंस शीट बना लीजिए। यहाँ लिखिए इक्विटी या लायबिलिटी साइड, ओके, फिर उसके नीचे आप एक नोट्स टू अकाउंट सब बनाइए, वहाँ लिखिए फर्स्ट नंबर डाल के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें 20,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, और ये 20 लाख आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब बैलेंस शीट में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है ये नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर आएगा, नंबर 1 डाल के 20 लाख आप यहाँ लिख दीजिए, और आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है पेपर पे पूछा जा सकता है, 4 नंबर का, है ना, कुछ भी आ सकता है आपको। तो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी बातें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, उसके बाद हमारा ये सेकंड पार्ट है कि अब हम डिवेंचर को क्या मानेंगे, एक करंट लायबिलिटी मानेंगे, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स हो जाती है। सो जर्नली आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ऑफ कंपनी आर शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना, इन द बैलेंस शीट, ठीक है, but sometimes a part of outstanding debentures become due within 12 months from the date of balance sheet. The part of debentures will be shown as current maturities of long term debts, है ना, अंडर करंट
लाइबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि जनरली क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होते हैं कंपनी के जर्नली उसको शो करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन द बैलेंस शीट। जैसे कि मतलब हमने यहाँ पे फर्स्ट में शो किया, जनरली इसको ऐसे ही शो किया जाता है क्योंकि डिवेंचर को लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माना जाता है, लॉन्ग टर्म लोन माना जाता है, ठीक है। मतलब इसकी जो रिडम्पशन मानी जाती है जनरली वो मतलब 1 साल के बाद की मानी जाती है कि ये 1 साल के बाद ही इसकी रिडम्पशन होगी। जनरली इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है, अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का एक जो पार्ट है बिकम ड्यू विद इन 12 मंथ्स, है ना, कि उसकी जो पेमेंट है वो 12 महीने के अंदर हो सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सो वो जो पार्ट होगा स्टूडेंट, है ना, उस पार्ट को हम शो करेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, है ना, मतलब उसकी मैच्योरिटी करंट पीरियड में हो रही है, ठीक है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स अंडर द करंट लाइबिलिटी हेड, ठीक है, एंड सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये भी एग्जांपल दिया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे फटाफट। देखिए यहाँ लिखा गया है फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 20,000 above mentioned outstanding debentures issued as 1 अप्रैल 2017। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास जो है वो ये डिवेंचर्स थे, ठीक है, 20,000, है ना, 20,000 डिवेंचर्स थे 1 अप्रैल 2017 को जो हमने इशू किए थे, ठीक है। 2,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन 28 फरवरी 2019, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट जो मतलब यहाँ पे बताया गया था, देखिए, है ना, क्या बोला गया था कि जो आपकी डेट ऑफ बैलेंस शीट थी वो थी 31 मार्च 2018 की, है ना। देखो तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो बैलेंस शीट की डेट है वो है 31/3/18 की, है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स मतलब जो नेक्स्ट हमारा अप्रैल से लेकर के मार्च तक का पीरियड होगा, यानी कि आपका 31/3/19 तक। अगर इस पीरियड के बीच में अगर हमारी हो जाती है किसी डिबेंचर की रिडम्पशन ड्यू, तो उसको माना जाएगा करंट लायबिलिटी में। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिडम्पशन है वो कब है, 28 फरवरी 2019 को, यानी कि मार्च से पहले कब, 28 फरवरी को, ठीक है। तो 28 फरवरी को हो रही है, तो यानी कि आपका जो 11वां मंथ है ना, 11th मंथ है आपका, उसमें डिवेंचर की रिडम्पशन हो रही है जो आपके 2000 डिवेंचर हैं, ठीक है। मतलब 20,000 में से 2,000 के ऐसे डिवेंचर हैं जिनकी रिडम्पशन 28 फरवरी को हो जाएगी विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, ओके, ठीक है। अच्छा, इन द प्रीवियस एग्जांपल को इन्होंने कंटिन्यू किया है, ठीक है, ओके जी। तो स्टूडेंट 11वें मंथ में यानी कि 28 फरवरी को हो रही है रिडम्पशन, है ना, विद इन द 12 मंथ्स हो रही है। सो ये जो डिवेंचर हैं आपके 2000 के डिवेंचर्स, है ना, 2000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, इसको हम कहाँ शो करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में, है ना, एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, है ना, और सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट कब, 31 मार्च 2018 को, ठीक है। 31 मार्च 2018 को हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, उसमें इसको करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे, है ना, तो मैंने आपको, देखिए स्टूडेंट ध्यान से आपने जो है वो क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। आपने जो है वो डेट ऑफ इशू भी देखनी पड़ती है आपको, उसके बाद आपको जो है ये देखना पड़ेगा इसकी रिडम्पशन कब हो रही है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके जी। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, है ना। सही, शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे बैलेंस शीट बना लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ सारथी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, है ना, और यहाँ पे लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ओके, इतना आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जैसे नोट्स टू अकाउंट्स लिखिए, यहाँ लिखिए अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, क्या लिखेंगे,
अदर करंट लाइबिलिटीज, और उसके नीचे आप लिखेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 2012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, 2012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ लिखेंगे रिडीमेबल जो है वो ऑन 28 फरवरी 2019। ठीक है, 2 लाख। ओके, तो एज अ करंट लाइबिलिटी कैसे शो किया जा रहा है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी को ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में अदर करंट लाइबिलिटी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 2012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल ऑन 28 फरवरी 2019। और फिर क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, और इसके नीचे लिखेंगे अदर करंट लाइबिलिटी, नोट नंबर 1 डाल के इसको यहाँ पे लिख देंगे और टोटल कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो एज अ करंट लाइबिलिटी अगर हमने शो किया होगा तो इस तरीके से जो है हमको दिखाना पड़ेगा। ओके, सो इतना तो आपको मतलब लग गया होगा पता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस चीज को आगे यहाँ पे बढ़ाया गया है, ध्यान से आप देख लेंगे, और भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या डिवेंचर को इशू किया गया है, डिवेंचर इशूड विल बी शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देखिए ऊपर क्या था, ऊपर हमने शो किया था करंट लाइबिलिटीज में, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया गया था, और एज अ करंट मैच्योरिटीज अंडर अदर करंट लाइबिलिटी के हेड में। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी कि कब इसको शो करेंगे, पर यहाँ पे बोला गया है कि जब डिवेंचर को इशू किया गया है ना, और उसके बाद डिवेंचर इशूड विल बी शोन, उनको दिखाया गया है करंट लाइबिलिटीज में एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, इफ अगर उनकी वो रिडीमेबल है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर भी। ठीक है, सो इन द प्रीवियस एग्जांपल जैसे कि बताया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि 20,000 के 12% डिवेंचर्स हैं और वो रिडीमेबल है 28 फरवरी 2019 को। ओके, और जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है वो 18 मंथ का है ना। सो देन दीज डिवेंचर विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे जो बात देखने वाली है वो क्या है, इसको फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो डिवेंचर इशू किए गए हैं उनको हम दिखाएंगे करंट लाइबिलिटीज में, है ना, एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, इफ दे आर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर भी मतलब उनकी रिडम्पशन हो जा रही है ना, और साथ ही विद इन द 12 मंथ्स हो रही है। दो बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 20,000 12% डिवेंचर, है ना, रिडीम हो रहे हैं यहाँ पे 28 फरवरी 2019 को। सो स्टूडेंट ये बातें आपको नोट मतलब दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि रिडम्पशन 12 महीने के अंदर हो रही है और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हो रही है। सो द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज 18 मंथ्स। तो डिवेंचर को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में करंट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा, बिकॉज दे आर इशूड टू redeemed within 12 months from the date of balance sheet, that is 31st March 2019, and also within the operating cycle 31st September 2019। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ सारथी लिमिटेड, यहाँ पे डेट डाल देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, है ना। उसके बाद नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखेंगे 20,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, है ना, 20 लाख, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मेन जो है हेड हमारा करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम इसको दिखाएंगे 20,000 को। ओके जी, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस नोट को आप ध्यान में रखिए। अब स्टूडेंट ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क था और बी पार्ट में वो भी मैं आपको बता दूंगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन डिवेंचर शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए जब तक बोला नहीं गया है तो हम डिवेंचर को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानेंगे, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे। मतलब जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है तब तक आप जो है ये जो मैंने आपको सबसे पहले जो बैलेंस शीट बताई है और जो मैंने आपको चीजें यहाँ पे बताई हैं, है ना, कि हम डिवेंचर को नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करते हैं, हम उसको एज इट इज ऐसे ही शो करेंगे जब तक कि कुछ बोला ना गया है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है। अब देखिए जो करंट लायबिलिटी वाला पार्ट था इसका, उसको दो भागों में बांट दिया इसने, ठीक है। ठीक है कि जनरली जो है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ऑफ अ कंपनी, इसको नॉन करंट लायबिलिटी में, ये तो बात अलग है। देखिए कि एक पार्ट, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक पार्ट की बात की गई है, ठीक है, इस वाले पार्ट में कि एक पार्ट जो है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, वो 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो पे हो जा रहा है, उसकी रिडम्पशन हो जा रही है ना। तो उस पार्ट को हम शो करेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे जो है एक पार्ट की बात है, ठीक है। और किसमें, करंट लायबिलिटीज में, है ना, अंडर द सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये एक पार्ट की बात है। ओके, जबकि जो आपका ये वाला पार्ट है बी पार्ट, इसमें क्या बोला गया है कि जो पूरे के पूरे आपके डिवेंचर्स हैं, 20,000 डिवेंचर्स सारे के सारे, है ना, उसको उसकी रिडम्पशन 28 फरवरी को हो रही है विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, है ना, और विद इन द 12 मंथ्स हो रही है। इसलिए इसको, इन सभी डिवेंचर्स को, है ना, किसमें शो कर दिया हमने, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पे पूरे 20,000 जो है वो किसमें, पूरे 20,000 जो आपके डिवेंचर हैं उनको रिडीम किया जा रहा है विद इन द 12 मंथ्स और फ्रॉम द विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। पर ऊपर वाले में ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ एक पार्ट था, मतलब टोटल अगर आपके 20,000 हैं तो 20,000 में से जो है आपके 2,000 ही हम जो है वो रिडीम कर रहे हैं विद इन द 12 मंथ्स, है ना, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अगर पार्ट की बात होगी तो हम उसको कहाँ शो करेंगे, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटीज में, है ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में, ठीक है, नोट्स अकाउंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर फुल पार्ट है आपका, पूरा 20,000 है ना, पूरे के पूरे डिवेंचर जो है वो 12 महीने के अंदर अंदर रिडीम हो जा रहे हैं, तो उसको हम करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो है वो शो करेंगे, है ना। और जब तक बोला ना गया हो, कुछ भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिवेंचर को हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना जाएगा और उसको नॉन करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी बातें जो है मेरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ध्यान से आप वीडियो को बार बार देखना, आपको जो है पता लग जाएगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज तक हमने आज जो है हमने डिवेंचर को कैसे डिस्क्लोज किया जाता है बैलेंस शीट में, वो सीखा। थैंक यू सो मच।